नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचर्स क्लासेस में। दोस्तों ये है आज का हमारा क्योट। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एल्गी में किस किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एल्गी में मेनली 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ये तीनों ही प्रकार के रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर प्लांट के पार्ट का कोई हिस्सा अलग हो जाता है और उससे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गुलाब के अंदर, रोज में हमने देखा होगा कि कई बार हम रोज की एक छोटी सी पार्ट को काट करके अलग कर लेते हैं और उसे हम जब किसी पॉट के अंदर लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद उससे एक नया प्लांट बन जाता है। इसे ही हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि प्लांट का ही कोई पार्ट जो है उससे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का उसमें कोई भी योगदान नहीं है। वेजिटेटिव सेल से ही नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें प्रोटोप्लास्ट का रिजुवेनेशन शामिल नहीं होता है, यानी कि नए प्रोटोप्लास्ट का निर्माण नहीं होता है। शैवालों में ये सबसे ज़्यादा सामान्य प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, जो कि अलग अलग माध्यम से होता है। अब कायिक जनन जो है वो भी कुछ और प्रकारों से हो सकता है। अलग अलग शैवालों में अलग अलग प्रकार का कायिक जनन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा टाइप है यहाँ पर वो है कोशिका विभाजन। दूसरा टाइप है हमारा फ्रेगमेंटेशन या खंडीभवन। तीसरा टाइप है हमारा हार्मोगोन्स के द्वारा। चौथा टाइप है एडवेंटिशियस ब्रांचेस या अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा। पांचवा टाइप है ट्यूबर्स के द्वारा और जो छठा टाइप है वो है बडिंग या कलिका भवन के द्वारा। कायिक जनन मेनली एल्गी के अंदर इन 6 प्रकारों से होता है। अलग अलग संरचनाएं बनती हैं और उनके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। एक एक करके हम इन सभी टाइप्स को देखेंगे। हमारा जो सबसे पहला टाइप है वो है कोशिका विभाजन या कोशिका संलयन के द्वारा। अब कोशिका विभाजन जो है वो पाया जाता है एक कोशिकीय शैवालों में, यूनिसेल्युलर एल्गी के अंदर। कौन कौन से हैं? यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास। इन दोनों के ही अंदर कोशिका विभाजन पाया जाता है। इसमें एक कोशिका जो है वो समसूत्री रूप से विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है और स्वतंत्र रूप में जीवन यापन करती है। मान लीजिए ये हमारा कोई यूनिसेल्युलर एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास। अब इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। अब क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो क्लोन्स का फॉर्मेशन होगा। माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जितनी भी ऑफ स्प्रिंग बनती हैं, जो संततियां होती है, वो अपने पेरेंट्स के समान होती है, माता पिता के समान होती है, इसलिए इन्हें क्लोन्स कहा जाता है। तो इसके द्वारा यहाँ पर 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा और ये दोनों ही सेल्स अपने पेरेंट के सेम होंगी। इनमें से एक ये पेरेंट सेल होगी, जबकि एक जो सेल होगी वो एक नई सेल होगी। इस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। हमारा जो सेकंड टाइप है वो है विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए नाम से ही क्लियर हो जाता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। फ्रेगमेंट्स में कौन टूटता है भाई? एक यूनिसेल्युलर जो सेल है वो तो फ्रेगमेंट में टूटने से रही। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा वो फिलामेंटस एल्गी के अंदर पाया जाएगा। ये जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं, जो फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है, वो ही फ्रेगमेंट्स में टूटने की क्षमता रखता है। भाई एक गेंद जो है वो तो टूटने से रही। अब ये जो फिलामेंटस एल्गी होंगे इनमें क्या होता है, कभी कभी कुछ इस प्रकार से सेप्टा फॉर्मेशन हो जाते हैं, पट का निर्माण हो जाता है और इसकी वजह से ये जो फिलामेंट होते हैं ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं और हर फ्रेगमेंट जो होता है अपने आप में एक इंडिविजुअल की तरह कार्य करने लगता है। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो यूलोथ्रिक्स, ऊडोगोनियम और स्पाइरोगायरा एंड जिग्नीमा के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हार्मोगोन्स के द्वारा। अब ये हार्मोगोन्स जो हैं आपको याद रखना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाई जाती हैं। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हार्मोगोन्स कहा जाता है। और ये जो हार्मोगोन्स होती हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो सेल है,
ये एक हार्मोगोन है। इन हार्मोगोन के कारण ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इस वजह से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप का रिप्रोडक्शन ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और सिलिंड्रोस्पर्मम के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस के द्वारा। शैवाल के बड़े बड़े थैलॉइड रूपों में ये पाया जाता है। ये शाखाएं जब मूल थैलस से अलग हो जाती हैं तो नए पौधे में विकसित हो जाती है। यहाँ पर हम कारा का एक डायग्राम देख रहे हैं। कारा जो कि क्लोरोफाइसी का एक मेंबर है। इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल कहते हैं। इनके बारे में जब हम मेंबर्स वाइज स्टडी करेंगे तो वहां पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो कारा है इनके इंटरनोड्स क्लेडोफोरा, ग्लोमेराटा के स्टोलन, ये दोनों ही एडवेंटिशियस ब्रांचेस की तरह काम करते हैं। एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या होती है? तो देखिए, एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। टेप रूट होती है और दूसरी जो होती है एडवेंटिशियस रूट होती है। टेप रूट का फॉर्मेशन जो होता है वो मूलांकुर से होता है, जबकि जो एडवेंटिशियस रूट्स होती है वो प्लांट के किसी भी अन्य भाग से निकलती है। ठीक उसी तरह से ये जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती है यहाँ पर, इनका फॉर्मेशन जो होता है ये यहाँ पर इंटरनोड्स से होता है। अब ये प्लांट के किसी और पार्ट से निकल रही है, इसलिए इन्हें एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहा गया है। कारा का जो इंटरनोड है वो एक एडवेंटिशियस ब्रांचेस की तरह काम करता है। क्लेडोफोरा ग्लोमेराटा का जो स्टोलन है ये भी एडवेंटिशियस ब्रांचेस की तरह काम करता है। बात करें ट्यूबर्स के बारे में। ट्यूबर्स क्या होती है? एडवेंटिशियस ब्रांचेस, इंटरनोड, स्टोलन, ट्यूबर्स, इन सभी के बारे में जब हम टैक्सोनॉमी में स्टडी करेंगे तो एक डिटेल स्टडी करेंगे। आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर किस किस में किस किस प्रकार की संरचना से रिप्रोडक्शन होता है और उनके मेन एग्जाम्पल्स क्या है। तो देखिए, कारा के निचले नोड्स पर जो निचले नोड्स होते हैं इन पे फूड स्टोरेज हो जाता है। अब क्योंकि फूड स्टोरेज हो जाता है, मान लीजिए ये कारा है, अब यहाँ पर फूड स्टोरेज हो गया बहुत सारा। अब क्योंकि यहाँ पर फूड स्टोरेज हो गया तो एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया है हमारे यहाँ पर। अब जब ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा तो इससे एक नए कारा का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरह से। ये ट्यूबर एक स्वतंत्र पौधे का निर्माण करते हैं और इस टाइप का क्लेडोफोरा के अंदर भी पाया जाता है। अब अगर हम बात करें बडिंग के बारे में, मुकुलन के बारे में, तो आपने यीस्ट के अंदर बडिंग देखी होगी। हमारी एक यीस्ट सेल होती है, उसके ऊपर एक छोटी सी बड का फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे ये जो बड होती है ये अपने साइज में इंक्रीज करती जाती है और आखिर में ये जो बड होती है ये यीस्ट सेल से अलग हो जाती है और एक नए यीस्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक इसी प्रकार से एल्गी की भी कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर बडिंग के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोसिफोन के अंदर इस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके अंदर भी एक बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है मेन प्लांट के ऊपर और धीरे धीरे ये बड जो है अपने साइज में इंक्रीज करती जाती है, ज्यादा से ज्यादा फूड स्टोरेज करती जाती है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी आ जाता है और आखिर के अंदर जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये बड जो है वो मेन प्लांट से अलग होकर एज अ इंडिविजुअल काम करती है। अब अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, अभी तक हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और उसके कुछ टाइप्स देखे थे कि किस किस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। आपको इन सभी टाइप्स को और इनके एग्जांपल्स को अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें प्रोटोप्लास्ट का रिजुवेनेशन शामिल है, यानी कि नए प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है और इसमें प्रोटोप्लास्ट को एल्गल सेल से मुक्त कर दिया जाता है तथा एक नए पौधे का निर्माण होता है। अब देखिए, इसके अंदर होता क्या है कि इसमें भी मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो काम में नहीं आते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं का फॉर्मेशन होता है। इन विशेष प्रकार की संरचनाओं में विशेष प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोर्स। जब भी हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ टाइम हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात कर रहे होंगे। अब ये जो स्पोर्ट्स हैं ये फेवरेबल कंडीशंस आने पर इन स्पोरेंजियम से अलग हो जाते हैं और एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं।
अब अगर हम इनके टाइप्स के बारे में बात करें कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किन किन टाइप के स्पोर्स के द्वारा हो सकता है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है बाय स्पोर्स। और स्पोर्स के भी हम टाइप्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला टाइप है जूस्पोर, दूसरा टाइप है एप्लेनोस्पोर, तीसरा टाइप है हिप्नोस्पोर, चौथा टाइप है टेट्रास्पोर, पांचवा टाइप है ऑटोस्पोर, छठा टाइप है एकाइनेट्स और सातवां टाइप है एक्सो और एंडोस्पोर। ये 7 प्रकार के अलग अलग स्पोर अलग अलग स्पीशीज के अंदर बनते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पर एक नए एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन विभिन्न प्रकार के गतिशील या गैर गतिशील बीजाणुओं के द्वारा होता है, जिन्हें निम्न श्रेणियों में विभेदित किया जा सकता है। याद रखना है कि ये जो स्पोर है ये या तो मोटाइल होंगे या फिर नॉन मोटाइल होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चल बीजाणु जू स्पोर के बारे में। अब नाम से ही क्लियर हो जाता है कि चल बीजाणु यानी कि ये एक मोटाइल स्पोर होगा। अब क्योंकि ये मोटाइल संरचना है तो इसका थोड़ा सा हल्का होना जरूरी है ताकि इसको गति करने में आसानी हो, इसलिए ये एक नग्न संरचना होती है। अब ये मोटाइल जो बीजाणु हैं इनकी गति के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो हमने बात की थी कि क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिला पाए जाते हैं जो इसे मोटाइल बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो बीजाणु होते हैं स्पोर्स होते हैं इनमें भी फ्लैजिला पाए जाते हैं। 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं हमारे क्लेमाइडोमोनास में, 4 पाए जाते हैं यूलोथ्रिक्स में और बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं हमारे ऊडोगोनियम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। इन चल बीजाणुओं को बनाने वाली कोशिका को जूस्पोरेंजियम कहते हैं। अगर हम हिंदी में कहें तो चल बीजाणु धानी। तो ये जो चल बीजाणु धानी होती है ये चल बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये चल बीजाणु अगुणित या द्विगुणित हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा डायग्राम है जू स्पोर्स का। यहाँ पर एक पेरेंट सेल है जिसे हमने नाम दिया है जूस्पोरेंजियम चल बीजाणु धानी। ये जो संरचना आप पूरी देख रहे हैं ये धानी, धानी का मतलब होता है थैला। अब इस थैले के अंदर क्या भरा हुआ है, बहुत सारे बीजाणु भरे हुए हैं। कौन से बीजाणु भरे हुए हैं, तो चल बीजाणु भरे हुए हैं। अब क्योंकि इस धानी के अंदर इस थैले के अंदर चल बीजाणु भरे हैं तो इसलिए इसका नाम भी हो जाता है चल बीजाणु धानी। और कुछ समय बाद में ये चल बीजाणु धानी जो है वो फट जाती है और छोटे छोटे जो जू स्पोर होते हैं जो चल बीजाणु होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। यहाँ पर द्विकशाभिक चल बीजाणु हैं। ऐसे चल बीजाणु जिनमें 2 कशाभिकाएं पाई जाती हैं उन्हें द्विकशाभिक चल बीजाणु कहा जाता है और ये पाए जाते हैं हमारे क्लेमाइडोमोनास में। सेकंड जो हमारा टाइप है वो है अचल बीजाणु। ये जो अचल बीजाणु होते हैं इनमें एक दीवार संरचना पाई जाती है इनके चारों ओर और ये नॉन मोटाइल या गैर प्रेरक होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर भी ये दिखाया गया है कि इस चल बीजाणु को चारों तरफ से एक और वॉल ने घेरा हुआ है। क्योंकि ये नॉन मोटाइल होते हैं तो ये थोड़े से वेट में भी ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं साइज के अंदर चल बीजाणुओं से। इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये नॉर्मली स्थलीय शैवालों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जलीय शैवाल जैसे कि यूलोथ्रिक्स और माइक्रोस्पोरा के अंदर भी ये पाए जाते हैं। एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर के अंदर आपको जो डिफरेंस है वो एकदम क्लियर याद रखना है। जूस्पोर मोटाइल होते हैं और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। अब हम बात करते हैं हिप्नोस्पोर या सुप्त बीजाणुओं के बारे में। तो देखिए कुछ ऐसे शैवाल जैसे पीडियास्ट्रम और स्पेरेला के अचल बीजाणु लंबे समय तक सूखने से उबरने के लिए और भी मोटी दीवारों का निर्माण कर लेते हैं। हमने ये बात की थी कि जो अचल बीजाणु हैं उनमें एक डिस्टिंक्ट वॉल पाई जाती है। अब अगर मान लीजिए वो डिस्टिंक्ट वॉल और भी ज्यादा मोटी हो जाए तो ऐसे जो स्पोर होंगे उन्हें हम हिप्नोस्पोर कहेंगे। और क्लेमाइडोमोनास निवियालिस जो होती है उसके अंदर इस टाइप के स्पोर पाए जाते हैं। इनका कलर जो होता है वो लाल होता है और लाल इसलिए होता है क्योंकि इनमें हेमेटोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है। हेमेटोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारा एक हिप्नोस्पोर है, सुप्त बीजाणु जिसे हम कह सकते हैं, जो कि नॉर्मल किसी भी कोशिका से बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब ये बड़ा इसलिए है क्योंकि इसके चारों ओर बहुत ज़्यादा मोटी वॉल्स का फॉर्मेशन हो गया है ताकि अनफेवरेबल कंडीशन जो है, जो ड्राई कंडीशंस हैं, उनको टाला जा सके। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है टेट्रास्पोर। अब कुछ शैवालों के द्विगुणित पौधे
अचल बीजाणु बनाते हैं, यानी कि जो डिप्लॉयड प्लांट्स होते हैं कुछ शैवालों के, उनमें अचल बीजाणु बनते हैं और ये टेट्रास्पोरेंजियम में बनते हैं। आमतौर पर ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं और अगुणित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया यानी कि रेड एल्गी, अगर हम इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये टेट्रास्पोरेंजियम में हो रहा है। एक्चुअल में ये जो स्पोरेंजियम होती है इसमें 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे टेट्रास्पोरेंजियम कहा गया है। और ये जो टेट्रास्पोर होते हैं वो दिखने में ऐसे दिखते हैं जैसे 4 स्पोर एक साथ चिपके हुए हैं, इस वजह से इन्हें भी नाम दे दिया गया है टेट्रास्पोर। और ये किसमें पाए जाते हैं? पॉलीसाइफोनिया के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें ऑटोस्पोर्स के बारे में, अब ये ऑटोस्पोर्स क्या है, तो इसमें भी हम अचल बीजाणु की ही बात करेंगे, लेकिन ऐसा अचल बीजाणु या ऐसा एप्लेनोस्पोर जिसने सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं वो पेरेंट सेल के ले लिए हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोस्पोर। भाई ये स्पोरोगोनियम से फ्री होने से पहले जितना हो सकता है उतने कैरेक्टर्स ले लेता है अपनी पेरेंट सेल के, ऑलमोस्ट सभी, यानी कि एक कंप्लीट क्लोन फॉर्मेशन कर लेता है ये। और इस टाइप का ऑटोस्पोर पाया जाता है सेंडेस्मस और क्लोरोकोकेल्स के मेंबर्स के अंदर। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारे ऑटोस्पोर्स हैं जो कि स्पोरोगोनियम जो है इससे फ्री हो रहे हैं, स्पोरोगोनियम। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है एकाइनीड्स। एकाइनीड्स जो हैं ये भी एक मोटी भित्ति युक्त संरचना है जो कि ड्राई कंडीशंस को रोकने के लिए या टालने के लिए बनती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी मेनली वाटर के अंदर या फिर अत्यधिक नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं। अब जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये कुछ विशेष प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटी भित्ति युक्त होते हैं। इन मोटी भित्ति युक्त संरचनाओं को ही नाम दिया गया है एकाइनीड्स, और ये पाई जाती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी के अंदर। अब अगर हम बात करें एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर के बारे में, दो हमारे लास्ट टाइप हैं ये, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। देखिए दोस्तों, इनमें आपको डिफरेंस एकदम क्लियर याद रखना है। एक्सोस्पोर का फॉर्मेशन स्पोरेंजियम के बाहर होता है, जबकि एंडोस्पोर का फॉर्मेशन स्पोरेंजियम के अंदर होता है, इसलिए इन्हें एक्सो और एंडो नाम दिया गया है। अब यहाँ पर जब प्रोटोप्लास्ट विशेष प्रकार के अचल बीजाणु बनाने के लिए विभाजित होता है तो इन दोनों प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पोर बनाने वाली कोशिका बड़ी हो जाती है और इनका जो कंटेंट है वो क्रमिक रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 3 भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे 4 प्रकार के एंडोस्पोर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल डर्मोकार्पा। जबकि एक्सोस्पोर बाहरी रूप से कोशिका का प्रोटोप्लास्ट एक टर्मिनल छिद्र के माध्यम से बाहर आता है और क्रमिक रूप से गोलाकार बीजाणुओं को काटता जाता है। इस प्रकार का स्पोर बनता है कैमीसिफोन में। इसे हम आगे जो डायग्राम है उसमें समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है एक्सो और एंडो दोनों ही स्पोर्स का। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोस्पोर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक कोशिका थी जिसने अपने साइज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर ली। अब क्या होगा कि इसका प्रोटोप्लास्ट लगातार डिवाइड होता जाएगा और इसमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बनती जाएगी। ये जो स्पोर्स होंगे ये होंगे हमारे एंडोस्पोर्स, क्योंकि ये एक अलग स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें एक्सोस्पोर के बारे में तो मान लीजिए ये हमारी कोई कोशिका है। अब इसका जो प्रोटोप्लास्ट था वो यहाँ पर बाहर आ गया और धीरे धीरे ये जो प्रोटोप्लास्ट है इस क्रमिक रूप से विभाजित हो रहा है कुछ इस तरह से। यहाँ पर बहुत सारी संरचनाओं का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन्हें कहा जाता है एक्सोस्पोर्स। और ये सभी स्पोर्स जो होते हैं एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। एंडोस्पोर जो है वो पाए जाते हैं डर्मोकार्पा के अंदर, जो कि एक एल्गी है, और एक्सोस्पोर्स पाए जाते हैं हमारे कैमियोसिफोन के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।